हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास की शुरुआत हमने पिछले वीडियो से कर दी थी, अर्थात हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में इस टॉपिक सीरीज के अंदर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात हमारा पहला टॉपिक माना जाएगा प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी पहलुओं के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। इस सभ्यता को विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी उनमें से एक माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अर्थात जो प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, हांगू की सभ्यता थी। तो इस प्रकार की जो सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता थी, हमारी ग्रीस की सभ्यता थी, तो ऐसे करके बहुत सारी सभ्यताएं थी। तो इन सभ्यताओं के समकालीन, अर्थात उस समय की जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी उनमें से एक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी, अर्थात ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ये कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये किसके लिए जानी जाती है? ये अपनी सुदृढ़ जो जल निकासी व्यवस्था थी ना, इसके लिए जानी जाती है। अर्थात यहाँ से इस नगरीय सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था उस समय भी काफ़ी सुदृढ़ मानी जाती थी, अर्थात काफ़ी विकसित मानी जाती थी। 1826 की बात करें तो चार्ल्स मेसन ने, अर्थात किसने? चार्ल्स मेसन ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला था, अर्थात इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। किसने? 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास किया था। फिर बात करें 1853 में। 1853 में हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया, अर्थात हड़प्पा एरिया का पूरे के पूरे जांच किया। फिर बात की 1856 में। 1856 में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, अर्थात ऐसा हो रहा था कि एक रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, क्योंकि 1856 के बाद से क्या हुआ था, भारत के अंदर भी रेलवे का विकास होना शुरू हो गया था लॉर्ड डलहौजी के शासन के दौरान। अर्थात जब हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे तो उस समय भारत के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जानी शुरू हो गई थी। अब उस समय एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहाँ में? पाकिस्तान के लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होता था। तो उस समय क्या है, लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और वहाँ के दो इंजीनियर थे, जॉर्ज बर्टन थॉमसन और विलियम बर्टन। कौन थे दो? जॉर्ज बर्टन थॉमसन और विलियम बर्टन, ये दोनों वहाँ के इंजीनियर थे उस रेलवे लाइन बिछाने के। तो उस समय की बात है, तो उस समय जब जॉर्ज बर्टन और विलियम थॉमसन थे, इन्होंने क्या किया, अनजाने में जो हड़प्पा सभ्यता थी इनकी ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया था। तो जॉर्ज बर्टन थॉमसन और विलियम बर्टन ने क्या किया, अनजाने में क्या किया, हड़प्पा की जो ईंटें थी उनका प्रयोग किसके लिए कर लिया? रेलवे लाइन बिछाने के लिए। बाद में पता चला कि जो ईंटें, पूछे गए उनसे कि ईंटें कहाँ से लाए जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पास में अपने ईंटों का गोदाम है। फिर उन्होंने पूछा गोदाम कहाँ से आ गया गोदाम? तो उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पे एक तरह की सभ्यता के बारे में पता चला उनको। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को ये बात बताई गई कि हमारे यहाँ पे एक ईंटों का गोदाम या फिर ईंटें, बहुत सारी ईंटें देखिए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब वहाँ आए और उन्होंने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया और सर्वे करके उन्होंने उत्खनन कार्य शुरू कर दिया। फिर उसके बाद देखें तो 1921 में हमारे सर जॉन मार्शल साहब आए। उन्होंने क्या किया, दयाराम साहनी को कहा कि आप जाओ हड़प्पा में और वहाँ उत्खनन कार्य को शुरू करो और देखो वहाँ क्या क्या आपको मिलता है। इसी तरह 1922 में राखालदास बनर्जी साहब को मोहनजोदड़ो की खुदाई करने के लिए भेजा। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हमारे जॉन मार्शल साहब थे उन्होंने दयाराम साहनी को कहाँ का उत्खनन करने के लिए भेजा? तो 1921 में हड़प्पा का और 1922 में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने के लिए भेजा। तो ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। 1921 में तो किसको भेजा? दयाराम साहनी को, और जो भी हड़प्पा के लिए। और 1922 में किसको भेजा? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की उत्खनन के लिए। तो आप इन कीवर्डों को याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि परीक्षा में कभी कभी सीधे ही पूछे जाते हैं। इसके बाद 1924 की बात करें तो 1924 में सर जॉन मार्शल साहब थे। कौन? सर जॉन मार्शल साहब। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने साफ बता दिया कि यह कोई छोटी छोटी बातें नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं मिली, यह एक प्रकार की सभ्यता है और सभ्यता को हम क्या कहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। तो सर जॉन मार्शल ने इसकी उद्घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ पे भारत के अंदर एक प्राचीन नगरीय सभ्यता की खोज की है।
अब नगरीय सभ्यता का नाम उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता रखा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब उत्खनन किया गया तो सबसे बड़ा और सबसे पहला नगरीय स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। फिर इसी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी और सरस्वती नदी, इन दो नदियों के बीच में उत्खनन के दौरान पाई गई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब हमारे पिगट साहब है, जो हमारे इतिहासकार है स्टुअर्ट पिगट साहब, इन्होंने क्या कहा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिली है हमें, या जितने भी कलाकृतियाँ मिली है, वो लगभग एक जैसी है और समकालीन जैसी लगती है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की उनको जुड़वा राजधानी कहा। तो इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट साहब ने क्या किया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया? स्टुअर्ट पिगट साहब। ये कभी कभी आप यदि मेंस की परीक्षा हो तो मेंस की परीक्षा के दौरान यदि आप इस तरह के फैक्ट्स लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप याद रखेंगे स्टुअर्ट पिगट साहब ने क्या कहा था कि जो हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इनको क्या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। तो इस तरह की चीज़ें आप याद रखेंगे, स्टुअर्ट पिगट साहब का नाम। तो अब बात करते हैं एक छोटी सी फैक्ट के साथ कि भारत में पुरातत्व विभाग की बात करते हैं। तो पुरातत्व विभाग की बात करें तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, जिन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया था और उत्खनन कार्य शुरू करवाया था, उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, क्योंकि इनके समय में ही ये किया गया था। भारतीय जो पुरातत्व विभाग है, इसकी स्थापना गवर्नर जनरल या वायसराय कैनिंग के द्वारा की गई थी। अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना की गई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो हमने ये चीज़ देख ली है। और ये किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम में। कुछ परीक्षा में इसके बारे में सवाल पूछा गया है, इसलिए आप यदि इसको याद रखेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अब बात करें उसके समकालीन एक सभ्यता थी मेसोपोटामिक सभ्यता। मेसोपोटामिक सभ्यता क्या है? ये भी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। एक कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है हम्मुराबी विधि संहिता की बात करें तो हम्मुराबी विधि संहिता क्या है? विश्व में सबसे कानून की सबसे प्राचीन जो कानून की किताब है उसे कहते हैं हम्मुराबी विधि संहिता। यदि आपने कभी द ममीज़ देखी है मूवी तो उसके अंदर आप एक बुक को पढ़ेंगे, देखेंगे, जो एक गोल्डन बुक है, गोल्डन बुक अर्थात सोने की बुक थी जिसके अंदर कुछ मंत्र लिखे गए थे, वही हमारी हम्मुराबी विधि संहिता थी। जो आप यदि द ममीज़ जो ओल्ड वाली मूवी आए हैं वो देखेंगे तो शायद ममीज़ 2 के अंदर शायद ये हम्मुराबी विधि संहिता। तो इसे हम क्या कहते हैं? हम्मुराबी विधि संहिता को विश्व में कानून की सबसे प्राचीन किताब माना जाता है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में बात करेंगे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं हमें, वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है साइज के अंदर देखते हैं तो। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई इकलौती ये सभ्यता है। वर्तमान में देखें तो ये 3 देशों के अंदर फैली हुई है। वर्तमान में देखें तो ये 3 देशों में कौन कौन से? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। इन 3 देशों के अंदर इनके स्थल मिलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आकार देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार एक सभ्यता है। साथ ही से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अर्थात यहाँ कांस्य के बहुत सारे उपकरण हमें मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अब स्थलों के बारे में बात करते हैं। कौन सा स्थल सबसे ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा दाएं है, कौन सा बाएं है, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का मेन स्थल है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएं तो सबसे भारत के अंदर ऊपर देखें तो भारत के अंदर सबसे ऊपर कौन सा है? मांडा क्षेत्र है। भारत के अंदर सबसे ऊपर क्षेत्र कौन सा है? मांडा क्षेत्र, जो कहाँ पड़ता है? कश्मीर के अंदर। और ये कहाँ पड़ेगा? चिनाब नदी के किनारे। हमें ये पता है जितनी भी नगरीय सभ्यता प्राचीन काल में बसती थी वो किसी न किसी नदी के किनारे ज़रूर बसती थी। तो नदी का नाम भी साथ में आप इसके याद रखेंगे। जब हमारा मांडा क्षेत्र है तो ये हमारे कहाँ था? कश्मीर के अंदर। कश्मीर में कहाँ पे? चिनाब नदी के किनारे।
भारत में दक्षिण के बारे में बात करें तो एक दैमाबाद नाम की जगह है। दैमाबाद को आप रथों के नाम से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांसे के रथ मिले थे हमें। तो दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद हमारे अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। और ये दैमाबाद कहाँ, किसके किनारे, हमारे प्रवरा नदी है उसके किनारे दैमाबाद है। पूर्व में देखें तो पूर्व में एक आलमगीरपुर नाम की जगह है, ये हमारे कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। और ये किसके किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सुतका गंडोर नाम की जगह है, जो बलूचिस्तान में पड़ती है। और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। और ये कहाँ है, दाश्क नदी है, वहाँ पे एक दाश्क नदी के किनारे पे सुतका गंडोर है। सुतका गंडोर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में, जो वर्तमान पाकिस्तान में। तो ये हमने देख लिया चारों स्थल। अब सबसे ऊपर की बात करें, यदि हम लास्ट कहाँ तक जाएंगे ऊपर या उत्तर में, तो कहाँ तक में हमें मिलेगी, एक स्थल मिला हमें शोरतुगुई नाम का। कौन सा स्थल है, शोरतुगुई नाम का स्थल मिला है। और ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान के अंदर। और ये किसके किनारे, ऑक्सस नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में देखा। तो दोबारा से देख लेते हैं इसको। भारत के अंदर सबसे ऊपर का स्थल या सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है भारत में, मांडा। मांडा कहाँ है, कश्मीर के अंदर। ये कहाँ है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में कहाँ, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे, हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है, ये प्रवरा नदी के किनारे। पूर्व में हमारे आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में है सुतका गंडोर, ये हमारे बलूचिस्तान में पड़ता है, दाश्क नदी के किनारे। और यदि हम ओवरऑल देखें तो भारत जो सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसे शोरतुगुई माना जाता है। और ये कहाँ पड़ता है, हमने अफगानिस्तान में। और वो भी कहाँ पे, ऑक्सस नदी के किनारे। तो इस तरह हमने सारे स्थलों के बारे में देख लिया है। टेक्स्ट में देख लेते हैं इसी चीज़ को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर स्थल या सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, अफगानिस्तान में शोरतुगुई नाम की जगह है। और वो कहाँ है, ऑक्सस नदी के किनारे। तो वहाँ हमारा सबसे उत्तर वाला बिंदु है। यदि उत्तर दिशा में देखें तो कश्मीर में हमारे मांडा नाम की जगह है, वो चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में हमारे महाराष्ट्र में एक दैमाबाद नाम की जगह है, वो प्रवरा नदी के किनारे। उत्तर में आलमगीरपुर जो मेरठ है ना, उसके पास है, वो हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे सुतका गंडोर नाम की जगह है, तो वहाँ दाश्क नदी के किनारे। ये हमारे पश्चिम में, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अब काल की बात करें, ये सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में थी, अर्थात किस काल से शुरू हुई थी और किस काल तक थी। तो उस काल निर्धारण के बारे में बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। जो पुरानी एनसीईआरटी के बारे में हम देखते हैं, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का काल मानते हैं 2350 से लेके अपने 1750 तक। जो पुरानी एनसीईआरटी है, बुक है, तो उस एनसीईआरटी में हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, 2350 से 1750 तक माना जाता है। और नई एनसीईआरटी के बारे में देखें तो ये मानती है कि इसका काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अर्थात जो नई एनसीईआरटी के अनुसार पूछे तो ये बता दीजिए, और पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार पूछे तो इसके बारे में बताइएगा। लेकिन एक सारगोन अभिलेख है, कौन सा, सारगोन अभिलेख, इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, सारगोन अभिलेख के बारे में। तो सारगोन अभिलेख की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। तो सारगोन अभिलेख के अनुसार तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक था। पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो 2350 से 1750, और नई एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। अब आप ये सोचते होंगे कि ये इतनी पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं, 2300, 2500, 3200, इतनी पुरानी पुरानी सभ्यताएं, तो इनका काल निर्धारण करते कैसे हैं, अर्थात कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी सभ्यता 3000 साल पुरानी, 5000, 10,000, कितने, कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी सभ्यता कितनी साल पुरानी है। तो इसके लिए एक तरीका काम में लिया जाता है, उस तरीके को कहते हैं अपन कार्बन 14 पद्धति। तो उस तरीका नाम क्या है, कार्बन 14 पद्धति। तो कार्बन 14 पद्धति में हम क्या करते हैं, एक आइसोटोप लेते हैं कार्बन का, क्या लेते हैं, कार्बन का आइसोटोप लेते हैं जो 14 नंबर का है। अर्थात कार्बन वैसे तो 6 नंबर पे आता है, ठीक है, और उसका परमाणु भार कितना होता है 12, लेकिन हम उसका एक आइसोटोप लेते हैं जो रेडियो एक्टिव होता है, जो क्या होता है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, अर्थात कार्बन 14। तो हम ये कोशिश करते हैं इसका प्रयोग करके कि जब ये क्या करता है, ये अपने अंदर से रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो ये अपने अंदर से क्या रेडियो एक्टिव विकिरणें उत्सर्जित करता रहता है। जब ये उत्सर्जित करता रहेगा, लास्ट में क्या है, ये कार्बन 12 बनने का प्रयास करता है।
तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि कितने समय के अंदर कार्बन 14 कार्बन 12 के अंदर बदल जाता है। तो जितना समय वह कार्बन 12 बनने में लेता है उतना समय अर्थात वह उतनी ही चीज़ पुरानी मानी जाती है। तो कार्बन 14 एक पद्धति है जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं कि किसी भी जो पुरानी चीज़ें हैं उसका काल निर्धारण कर सकते हैं, अर्थात वो कितनी पुरानी है इसके बारे में जान सकते हैं। तो समय निर्धारण की बात करें तो कार्बन 14 पद्धति से ये किया जाता है और कार्बन 14 पद्धति इसके लिए काम में ली जाती है। लेकिन कार्बन 14 पद्धति के एक सीमाएँ हैं। इसकी सीमाएँ क्या होती है, जो कार्बनिक चीज़ें होती है अर्थात जो मनुष्य के है, कार्बनिक है, हड्डियाँ हैं, इनके काल निर्धारण के लिए ही काम में ली जा सकती है और चीज़ों के लिए काम कम यूज़फुल होती है। तो यह केवल कार्बनिक चीज़ों के लिए काम आ सकती है। जैसे लकड़ी का काल निर्धारण करना हो, मनुष्य का, हड्डी का, जानवरों की हड्डी का, तो इन चीज़ों का काल निर्धारण ही किया जा सकता है इस कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तुमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन वास्तव में देखा तो अभी तक हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अभी जानना तो बाकी है। कैसे? अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या मिला। अब उसके लिए हम उसको कुछ टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं कि कैसे। कि पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, लोथल, धोलावीरा, चनुदड़ो, सुरकोटड़ा, कुणाल, दायमाबाद, रोजड़ी जिसको रोजदी भी कह सकते हैं, हमारे रोपड़ है, आमरियत, इन सब जगह पे हमें उत्खनन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें मिली और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बात करें? हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है और पहला स्थल माना जाता है जिसको उत्खनन के दौरान खोजा गया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान के जो पंजाब है ना, पंजाब क्या है, भारत में और पाकिस्तान दोनों देशों के अंदर पाया जाता है। अर्थात पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब किसी समय पे एक ही माना जाता था, लेकिन जब विभाजन हुआ 1947 के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब अर्थात पंजाब के दो टुकड़े करके बनाए गए। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें एक मोंटगोमरी नाम की जगह है। कौन सी? मोंटगोमरी नाम की जगह। वहाँ पे हमारे हड़प्पा स्थल पाया गया था, अर्थात वहाँ के उत्खनन के दौरान हमें हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वर्तमान पाकिस्तान में साहिवाल ज़िले में। कहाँ है? पाकिस्तान के एक साहिवाल नाम का ज़िला है, वहाँ पे पंजाब के अंदर। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये आप याद रखना, हड़प्पा स्थल कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। अब हमें हड़प्पा स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? हम हड़प्पा स्थल से एक कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है। और कब्रिस्तान में क्या है? R37 नाम की कब्र मिली है। R37 नाम की एक कब्र मिली है और R37 कब्र की एक विशेषता है। क्या? कि पहले तो क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में क्या है, लोगों को दफनाया जाता था या दफनाते थे, वैसे मिट्टी खोदते थे, मिट्टी खोद के उसे दफना देते थे। लेकिन इसकी खासियत ये थी, R37 कब्रिस्तान के अंदर जो एक विदेशी ताबूत मिला उसको एक कॉफिन के अंदर अर्थात ताबूत के अंदर दफनाया गया था, न कि किसी वैसे ही। तो इस प्रकार ये हम समझ सकते हैं यह व्यक्ति क्या था? विदेशी व्यक्ति था, वहाँ का लोकल या फिर देशी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि सभी लोकल थे। उनको तो केवल वैसे ही दफनाया गया है, सिंपल मिट्टी खोद के, लेकिन इसको एक विशेष तरीके से दफनाया गया अर्थात ताबूत के अंदर दफनाया गया था। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? R37 कब्र। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये हमारी कॉफिन के अंदर था, R37 कब्र है ये। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारी ये कॉफिन भी देख सकते हैं, कॉफिन की साइज देख सकते हैं। तो जैसे कॉफिन होता है, जैसे कॉफिन ऐसे तो होता है, ये ऐसे करके, तो इस तरह का कॉफिन होता है, तो ये भी इसी तरह का, ये ऐसे करके, तो कॉफिन है ये। तो आगे हम देखते हैं इसके। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में क्या है? एक इक्का गाड़ी मिली है। क्या मिली? इक्का गाड़ी मिली है। हड़प्पा में एक श्रृंगार पेटिका मिली, अर्थात जब महिलाएं और पुरुष जो श्रृंगार करते थे। आप ऐसा मत मानिए कि उस समय पे पुरुष श्रृंगार नहीं करते थे, उस समय पुरुष भी महिलाओं की तरह ही श्रृंगार किया करते थे। हड़प्पा से में क्या मिला? एक श्रृंगार पेटी भी मिली है जिसमें पुरुष अपने
श्रृंगार की जो वस्तुएं थी अर्थात आभूषण थे उनको रखते थे। हड़प्पा से क्या है, एक स्वास्तिक का निशान मिला है। क्या मिला है हमें? एक स्वास्तिक का निशान। स्वास्तिक तो आप जानते होंगे, स्वास्तिक अर्थात इस तरह का निशान होता है। ये क्या होता है? स्वास्तिक का निशान होता है। ये गलत हो गया वैसे तो, लेकिन मैं आपको दोबारा बना के बता दूं। स्वास्तिक का निशान कैसा होता है? ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे। तो ये हमारे क्या है? स्वास्तिक का निशान होता है और ये सभी धर्मों के अंदर एक पवित्र निशान माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ से हमें क्या मिला? स्वास्तिक का निशान मिला है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा से एक 12 अन्नागार मिले। क्या मिले? 12 अन्नागार। अन्नागार तो आप समझते होंगे, अनाज को इकट्ठा करने की जो घर होते हैं उन्हें अन्नागार कहते हैं। जैसे कि हमारे ये अन्नागार है, ये 12 अन्नागार है। ध्यान से देखेंगे तो इनके फुटप्रिंट्स है। फुटप्रिंट्स अर्थात जो बेसिक्स होते हैं, तो ये हमारे अन्नागार के बेसिक्स है। कि जैसे मान लो कि ये एक अन्नागार, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो इस तरह 12 अन्नागार आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। तो 12 अन्नागार है इसके अंदर, आप ध्यान से देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के में रावी नदी के तट पर हमें क्या मिले? हड़प्पा से 12 अन्नागार मिले हैं। जो हड़प्पा से मिले जो 12 अन्नागार है, 2 लाइनों में हमने देख लिया, 6 एक तरफ 6 एक तरफ। और रावी नदी के तट पर 12 अन्नागारों के पास क्या है? चबूतरे मिले। 12 अन्नागारों के पास क्या मिले? चबूतरे मिले। रावी नदी के तट पर 12 अन्नागारों के पास में क्या मिले? श्रमिक आवास मिले। क्यों? क्योंकि अन्नागारों में काम करने के लिए श्रमिक तो चाहिए, और श्रमिक कहाँ रहेंगे? उनके आसपास ही रहेंगे, तो उनके अन्नागारों के पास में श्रमिकों के आवास भी मिले हैं। अन्नागार तो आप वैसे भी समझते होंगे। अन्नागार में क्या है? पुराने समय पे जब लोग अपनी फसल उपजाते थे, तो फसल उपजाने के बाद अपनी फसल को किसी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा कर लेते थे, वही अन्नागार कहलाते थे। इसके बाद अगला स्थल हम देखेंगे, कौन सा अगला स्थल हमारा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल है, ये लरकाना नाम का जिला है। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक राज्य है सिंध। सिंध नाम के प्रांत के अंदर एक लरकाना नाम का जिला है। उस जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थल मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल माना जाता है। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। वैसे अंग्रेजी में पढ़ के देखें मोहनजोदड़ो को, तो इसको मोहनजोदड़ो अर्थात मोहनजोदड़ो इस तरह के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। अर्थात मोहनजोदड़ो का वास्तविक नाम क्या है? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और है कहाँ पे? लरकाना जिला है हमारा, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, उसके अंदर मोहनजोदड़ो नामक सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। तो अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है? अवशेष मिले। सबसे पहले विशेष या विशाल स्नानागार। फिर हमारे नर्तकी की मूर्ति है। पुरोहित राजा की मूर्ति। पुरोहित राजा की मूर्ति वर्तमान में आप कहाँ देख सकते हैं? वर्तमान में आप अजमेर के अंदर जो संग्रहालय हमारा, उसके अंदर देख सकते हैं, राजपूताना संग्रहालय। और उस संग्रहालय को अब मैगजीन का किला भी कह सकते हैं। तो अगर अजमेर के बीचों बीच है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पशुपतिनाथ की मोहर है। विशाल अन्नागार है, वो है हमारे यहाँ पे। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिले? यूनिवर्सिटी के साक्ष्य, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले। सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपालखंड भी मिला है। मेसोपोटामिया की मोहर भी मिले, घोड़े का दांत, शंख पैमाना। तो इस तरह से हमें जो मोहनजोदड़ो स्थल है वहाँ से ये चीज़ें मिली। अब एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला स्थल हम देखते हैं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। वहाँ से हमें क्या मिला? विशाल स्नानागार मिला, अर्थात एक ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर स्नान करते थे। अब इसके आकार की बात करें तो आकार से आप समझ जाएंगे 39 बाई 23 बाई 8, अर्थात इसमें 39 फीट तो हमारी लंबाई है, 23 फीट चौड़ाई है और 8 फीट गहराई है। अर्थात यहाँ देखेंगे तो ये तो हमारा 23 फीट है, ये हमारा 39 फीट है, और यदि ये देखें कितना गहरा है तो ये हमारा 8 फीट है। तो 8 फीट गहरा, 23 फीट चौड़ा और 39 फीट लंबा, ये हमारे क्या है? मोहनजोदड़ो से मिला विशाल स्नानागार है, इसकी साइज है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैसे भी खास स्थल माना जाएगा हमारा।
अब इसके बारे में देखें तो मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है, तो इसके उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में क्या उतरने के लिए चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है, जो आप देख सकते हैं। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, इधर भी सीढ़ियाँ, इधर जैसे आप देखते तो इधर की तरफ भी सीढ़ियाँ थी। तो सीढ़ियों के बारे में आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो के स्थल के बारे में। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जूम करके देखने पर आप ये विशाल स्नानागार है, इसको निहार सकते हैं। तो इसमें ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ की ये वाली सीढ़ियाँ भी थी, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये विशाल स्नानागार को आपने देख लिया है। तो अब इसको जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जो विशाल स्नानागार है, उसमें बिटुमिनस कोयले का लेप किया जाता है। जैसे हमारे रोड बनते हैं तो रोड में क्या डामर का प्रयोग किया जाता है। डामर कोयला भी एक प्रकार का बिटुमिनस कोयला ही होता है। तो बिटुमिनस कोयले की खासियत क्या होती है, यदि इसका लेप कर दिया जाता था तो पानी रिस कर नीचे नहीं जाता था। जो एक बार भर देते थे इसको पानी से, तो वह रिस के बाहर नहीं निकलता था पानी। विशाल स्नानागार की बात करें तो इसके उत्तर में 6 कपड़े बदलने के कमरे बने हुए हैं, जो आप अवशेष के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ निशान मिल रहे होंगे आपको। ये अवशेष है किसके, कपड़े बदलने वाले कमरों के, अर्थात जो स्नान करने के बाद जो कपड़े बदलते थे, तो इनके लिए कमरे बने हुए। कितने, 6। स्नानागार के 3 तरफ क्या है, बरामदे बने हुए, अर्थात यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये फ्रंट की तरफ 3। तो यहाँ पे क्या है, 3 बरामदे बने हुए हैं। जो यदि आपको देखने का मौका मिले तो आप एक बार ज़रूर जाइएगा और इसे देखिएगा, इन चीज़ों के बारे में। तो क्या है, 3 स्नानागार के 3 तरफ क्या है, बरामदे बने हुए, 6 कपड़े बदलने के कक्ष बने हुए। स्नानागार के 3 तरफ बने जो बरामदे हैं उनके पीछे कई कमरे बने हुए हैं। जो बरामदे हैं उनके पीछे क्या, कई कमरे बने हुए हैं। जल आपूर्ति के लिए, अर्थात स्नानागार के लिए पानी की आवश्यकता तो थी, तो पानी कहाँ से आता था, स्नानागार के लिए पास से एक कुआं बना हुआ था, पास में कुआं से पानी निकाला जाता था। स्नानागार की बात करें तो प्रथम तल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के साक्ष्य मिले, अर्थात उनको सीढ़ियों का ज्ञान था। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। स्नानागार के जो प्रथम तल के कमरे थे उनका प्रयोग संभवतः कौन करते थे, पुरोहित किया करते थे। प्रथम तल के कमरों का उपयोग कौन किया करते थे, पुरोहित। अब ये जो विशाल स्नानागार है, इसका प्रयोग करते ही क्यों थे, क्या करते थे इसका स्नानागार के, तो सीधी सीधी बात है, जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे उस समय के, तो उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता था, अर्थात नहा धो के फिर पूजा पाठ किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशाल स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। हमारे सर जॉन मार्शल कहते हैं कि भैया हमने तो आज तक ऐसी चीज़ कहीं नहीं देखी, अर्थात सर जॉन मार्शल कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है, तो उस समय की, अर्थात हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस समय की सबसे आश्चर्यजनक इमारत मानी जाती है। अर्थात जिन चीज़ों के बारे में वर्तमान में भी नहीं सोचा जा सकता, उस समय के लोगों ने वह चीज़ बना के दिखाई थी। अर्थात बिटुमिनस का लेप, सीढ़ियाँ स्नानागार के अंदर और पास में कुएँ हैं, तो ये चीज़ें केवल उस समय के लोग ही सोच सकते थे। ये किसने कहा था, सर जॉन मार्शल ने। अर्थात उस समय की जो सबसे आश्चर्यजनक चीज़ किसे माना है, विशाल स्नानागार को। मोहनजोदड़ो की अन्य चीज़ के बारे में देखें तो यह थी हमारी नर्तकी की मूर्ति है, डांसिंग गर्ल। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। और नर्तकी की मूर्ति की बात करें तो इसका निर्माण कैसे किया गया है, इसका निर्माण किया गया है लॉस्ट वैक्स मॉक, जो लॉस्ट वैक्स तकनीक है ना, या मोम लुक तकनीक, इस तकनीक के माध्यम से किया गया है। इसके बारे में तो आप समझते होंगे। जो लॉस्ट वैक्स तकनीक है उसमें क्या है, सबसे पहले मोम से एक कच्ची मूर्ति बना दी जाती है, फिर उसके चारों तरफ हम मिट्टी से एक लेप लगा देते हैं। लेप लगाने के बाद उसे गर्म करके उस मोम को पिघला दिया जाता है। मोम को पिघलाने के बाद जहाँ जहाँ मोम ने आकृति बनाई थी वहाँ से एक मिट्टी की आकृति बन जाती है, जिसमें हम तांबा, लोहा या पिघला हुआ जो भी धातु है, जिस धातु की हम मूर्ति बनाना चाहते हैं, उस पिघली हुई धातु को उसके अंदर डाल के और इसको देख सकते हैं कि मूर्तियाँ बन जाती हैं। इसको आप यूट्यूब पर ये डाल कर देख सकते हैं, लॉस्ट वैक्स तकनीक क्या है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसी तकनीक के अंतर्गत हमने जो ये डांसिंग गर्ल है उसकी मूर्ति बनाई थी। तो आप देख सकते हैं ये डांसिंग गर्ल है, ये सामने फ्रंट में है, ये साइड से और ये बैक से हमारी डांसिंग गर्ल। तो आप उनकी विशेषताओं के बारे में भी अब देख लेते हैं। ये पता नहीं कैसे डांसिंग गर्ल है, लेकिन मुझे तो कोई डांस करती हुई दिख नहीं रही है।
आगे बात करते हैं नर्तकी की जो मूर्ति है, ये कांसे की बनी हुई मूर्ति अर्थात कांसे की धातु की बनी हुई मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति क्या है, नग्न अवस्था में अर्थात इसके ऊपर किसी प्रकार की पोशाक नहीं लगती है। नर्तकी की मूर्ति क्या है, नृत्य करती हुई अवस्था में है। नर्तकी की मूर्ति क्या है, नृत्य अवस्था में है। नर्तकी की मूर्ति में क्या है, एक हाथ में क्या चूड़ियाँ पहन रखी है। नर्तकी की मूर्ति ने क्या किया है, एक हाथ में क्या है चूड़ियाँ पहन रखी है। अर्थात नर्तकी की मूर्ति की बात करते हैं, कांसे की धातु की बनी हुई है। नर्तकी की मूर्ति नग्न अवस्था में है और नर्तकी की मूर्ति क्या नृत्य कर रही है और उसने क्या एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। मैं आपको चूड़ियाँ बता देता हूँ, नर्तकी की मूर्ति की चूड़ियाँ दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे इतनी चूड़ियाँ तो वर्तमान में भी कोई नहीं पहन पाता जितनी उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी है। शुरू से लेकर आखिर तक ये आपकी चूड़ियाँ देख सकते हैं। इतनी चूड़ियाँ तो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, लेकिन उस समय की जो महिलाएं थी वो श्रृंगार की शौकीन लगती है मुझे, तो उन्होंने इतनी चूड़ियाँ पहन रखी। इसके बाद की हम कलाकृति की बात करें तो हमारी थी पुरोहित राजा की मूर्ति अर्थात पृष्ठ किंग थे, उनके मूर्ति के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। और ये मूर्ति की बात करते हैं, सेलकड़ी का पत्थर होता है सफ़ेद कलर का, तो उस सेलकड़ी के पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। अब बात करें तो पुरोहित राजा, पहले आपको इसका चित्र दिखाते हैं, बाद में इनके बारे में बताएंगे। ये सेलकड़ी की मूर्ति से पत्थर से बनी हुई मूर्ति हमारे पृष्ठ राजा की। तो ये आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ किंग पृष्ठ, ठीक है। और ये हमारी पुरोहित राजा की मूर्ति है, ये ध्यान अवस्था में है। तो ध्यान अवस्था में आप देख सकते हैं पुरोहित राजा की मूर्ति है। इसके बाद हम इसको जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने के बाद इसकी विशेषताओं के बारे में भी देखते हैं। आपके लिए बढ़िया बढ़िया चित्र लेके आए ताकि आप चीज़ों को ठीक तरह से समझ सकें। अब बात करें तो पुरोहित राजा की, तो पुरोहित राजा ने शॉल ऑर्डर किया। शॉल तो देखा ही होगा आपने, शॉल ऑर्डर की। और पुरोहित राजा क्या है कि मूर्ति में क्या है, पुरोहित राजा ध्यान की अवस्था में है। क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में। पुरोहित राजा ने शॉल ऑर्डर का, उस पर क्या कशीदाकारी का कार्य किया हुआ है। तो अब ध्यान से देखेंगे, इन्होंने शॉल ऑर्डर का है। शॉल आप देख सकते हैं, ये हमारा शॉल है और इस पर क्या कशीदाकारी की हुई है। अब इसके बाद बात करें हम कि इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई कितना ऊंची है, ये लगभग 17.5 सेंटीमीटर की ऊंची है। और चौड़ाई देखें तो कितनी चौड़ी है, ये 11 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो पुरोहित राजा की मूर्ति की बात करें तो 17.5 सेंटीमीटर ऊंची है और 11 सेंटीमीटर चौड़ी है। तीसरी चीज़ बात करें तो हमारे यहाँ पशुपतिनाथ की मोहर आती है। अगली कौन सी कलाकृति है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, मोहनजोदड़ो की पशुपतिनाथ की मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, वहाँ से पशुपतिनाथ की मोहर मिलती है। पशुपतिनाथ की मोहर के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या मिलता है हमें, इसमें हमें क्या मिलता है, एक तरफ तो ये बाईं ओर तो हमें गेंडा मिलता है और एक भैंसा बना हुआ है। ये भैंसा है और ये हमारा गेंडा है। तो हमारे दो चीज़ें मिलती है पशुपतिनाथ में बाईं ओर। दाईं ओर की बात करें तो दाईं ओर एक तरफ चीता मिलता है और एक तरफ हमारे हाथी मिलता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस पशुपतिनाथ की मोहर के डिस्क्रिप्शन कि इसमें बाईं ओर तो क्या है, एक गेंडा बना हुआ है, एक तरफ भैंसा बना हुआ है, दूसरी तरफ दाईं ओर देखें तो दाईं ओर चीता बना हुआ है और हाथी बना हुआ है। तो पशुपतिनाथ की मोहर को हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। बाकी इसके बारे में आप डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो पशुपतिनाथ की ये मोहर है। अब इसका जूम आउट कर देते हैं। तो पशुपतिनाथ की मोहर में दाईं ओर हाथी और चीता बना हुआ है। पशुपतिनाथ की मोहर में सामने की तरफ एक हिरण बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं, ये हमारा हिरण है। सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ की मोहर को पशुपतिनाथ या फिर आदि शिवा या प्रोटो शिवा कहा था। पशुपतिनाथ की बात करें तो ये एक मंदिर है, इनका एक मंदिर है जो कहाँ पे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक मंदिर है। कौन सा, पशुपतिनाथ का। तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे, काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है। अब बात करें अगले स्थल की जो मोहनजोदड़ो के अंदर हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारा विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार में हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार मिला है। फिर यूनिवर्सिटी के साक्ष्य मिले। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़े लिखे होने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, यूनिवर्सिटी के साक्ष्य से, अर्थात यूनिवर्सिटी के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। यूनिवर्सिटी के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। कभी परीक्षा में पूछा जाता है, यदि आप आगे से याद करके लिखते हैं
तो इससे परीक्षा में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ क्या सूती कपड़े के अवशेष भी वहाँ से मिले। सूती कपड़े के अवशेष या साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर हाथी का कपालखंड की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, वहाँ से हाथी का कपालखंड मिला, अर्थात जो सिर की हड्डी मिली है, जिससे हम ये समझ सकते हैं उस समय के जो लोग हैं वो हाथी के बारे में जानते थे। फिर एक मोहर मिली है, कौन सी मोहर? मेसोपोटामिया की मोहर। कैसे पता लगता है कि यह मोहर मेसोपोटामिया की है? जैसे ये हम देख सकते हैं ये मेसोपोटामिया की मोहर है, लेकिन पता कैसे लगाते होंगे कि ये मेसोपोटामिया की मोहर है? ये कैसी है? बेलनाकार है। कैसी है? बेलनाकार है। बेलनाकार मोहर है। बेलनाकार मोहर को जैसे राउंड में घुमा घुमा के अपनी सील लगाई जाती थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया की मोहर बेलनाकार है, इस पर कुछ चित्र भी बना हुआ है। अब ये इस मोहर कहाँ से मिली है? मेसोपोटामिया से के जैसी मोहर, और ये हमारे मोहनजोदड़ो से मिली है। अब मेसोपोटामिया के बारे में तो हमने पहले भी देख लिया था, यह एक प्राचीन सभ्यता थी। अब बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से हमें हाथी का घोड़े का दांत भी मिला है। लेकिन एक बात बताएं, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग हैं ये घोड़े के बारे में नहीं जानते, लेकिन वहाँ से दांत मिला है तो जानते तो होने ही चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो, वहाँ से क्या मिला है? घोड़े का दांत मिला है। फिर बात करते हैं शंख के पैमाने की। शंख के पैमाना कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, वहाँ से शंख का पैमाना भी मिला है। कब्रिस्तान की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो, वहाँ से किसी भी कब्र का कोई अवशेष नहीं मिला, अर्थात यहाँ क्या करते होंगे? मोहनजोदड़ो से लोगों को दाह संस्कार किया जाता होगा। तो इस तरह हमने मोहनजोदड़ो के बारे में देखा, मोहनजोदड़ो के कौन कौन से स्थलों के बारे में देखा। तो एक बार वापस दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले हमने देखा विशाल स्नानागार के बारे में, जैसा कि आप चित्र भी देख सकते हैं। विशाल स्नानागार के बाद हमने देखा नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति के बारे में हमने चीज़ों को जाना। फिर इसके बाद हमने पुरोहित राजा की मूर्ति देखी। पुरोहित राजा की मूर्ति के बाद हमने देखा पशुपतिनाथ की मोहर। पशुपतिनाथ की मोहर के बाद हमने देखा विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार के बाद हमने महाविद्यालय के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपालखंड, मेसोपोटामिया की मोहर, और हमने हाथी दांत, घोड़े के दांत और शंख का पैमाना देखा। तो इस तरह हमने मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली है। इसके बाद अगला स्थल आता है हमारा लोथल। अगला कौन सा स्थल आता है? हमारा लोथल आता है। लोथल क्या है? हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। तो लोथल के बारे में जानकारी लेते हैं। लोथल से हमें क्या क्या मिलता है? लोथल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। श्री रंगनाथ राव के द्वारा लोथल का उत्खनन किया गया। और लोथल कहाँ पड़ता है? हमारे गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे पर हमारे लोथल पड़ता है। लोथल वास्तव में क्या माना जाता है? लोथल एक व्यापारिक नगर माना जाता है। लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है वो हम देख लेते हैं। लोथल से हमें गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मिलता है, मन के बनाने का कारखाना मिलता है, बाजरा या चावल के साक्ष्य मिलते हैं, फारस की मोहर, घोड़े की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं, नावों के मॉडल मिलते हैं। वहाँ से लोथल से हमें क्या क्या मिलता है इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा तो आप समझते हो किसे कहते हैं। गोदीवाड़े को आप इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये भोगवा नदी है, तो भोगवा नदी है, भोगवा नदी इस तरह से जा रही है। तो हम क्या कर, उस समय के लोग क्या करते थे, ये एक लोथल नाम का स्थल है। क्या? ये लोथल नाम का स्थल है। इन्होंने इसकी एक धारा बाहर निकाली और धारा बाहर निकाल के एक ऐसा डॉकयार्ड बनाया जहाँ पे जहाज़ों को लाया जा सकता है। अर्थात यहाँ से क्या करते थे, जैसे मान लो किसी भी जहाज़ को यहाँ से यहाँ कोई सामान लेके आना था, तो यहाँ से जहाज़ आते थे। ये छोटे छोटे नावें भी आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से नाव अंदर जाती थी, अंदर जाके यहाँ उतारती थी सामान, और यहाँ से सीधा पानी भी जाता था, और फिर यहाँ से वापस भी नाव जाती थी और वापस आगे चली जाती थी। तो इस तरह लोथल की बात करें तो लोथल में हमें क्या मिलता है? डॉकयार्ड मिलता है। क्या मिलता है? डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा मिलता है, जिसको हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। जूम करके दिखा देते हैं। तो ये उस समय की जो आश्चर्यजनक चीज़ें थी उनमें से एक थी। तो हम इसके बाद बात करें तो पहला हमने गोदीवाड़ा देखा था। गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल, वहाँ से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मिलता है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति मानी जा सकती है। फिर बात करें मन के बनाने का कारखाना। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है लोथल, वहाँ से हमें क्या मिलता है? मन के बनाने का कारखाना भी मिलता है। मन का क्या होता है? वैसे मोती को मन का कहा जाता है। तो मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता है? लोथल से।
फिर बाजरा चावल के सबूत देखें तो बाजरा चावल के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता के वो लोथल से हमें मिलते हैं। बाजरा चावल के सबूत कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। लोथल से बाजरे के अवशेष भी मिलते हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही जगह जहाँ से हमें बाजरे के अवशेष मिलते हैं कि यहाँ के लोग बाजरे के बारे में जानते थे। फिर आता है एक फारस की मोहर। फारस की मोहर की बात करें तो फारस की मोहर लोथल से हमें प्राप्त हुई है। फारस की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल नामक स्थल से हमें फारस की मोहर प्राप्त हुई है। ये फारस की मोहर आप देख सकते हो। फारस की मोहर की खासियत होती है कि वो गोल बटन नुमा होती है। फारस की मोहर कैसी होती है? गोल बटन होते हैं ना हमारे, उस तरह की फारस की मोहर होती है। तो फारस की मोहर हमें लोथल से प्राप्त हुई है। तो इसके बारे में देखें। और फारस की मोहरों के बारे में बात करें तो फारस की मोहर कैसी होती है? गोलाकार बटन नुमा। फिर घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मृण मूर्तियाँ भी आप समझते होंगे, अर्थात जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से हमें घोड़े की मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की बनी मूर्तियाँ मिलती हैं। अब इसको आपको जूम करके दिखा देते हैं मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियों को। ये बुलकाट से घोड़े की मृण मूर्तियाँ। तो इसके आगे हम देखते हैं चक्की के 2 पार्ट मिले। क्या मिले? चक्की के 2 पार्ट मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है लोथल, वहाँ से चक्की के 2 पार्ट हमें मिले हैं। साथ ही साथ नावों के बनाने के मॉडल भी मिले हैं, अर्थात वहाँ नावें किस तरह बनती थी इसके बारे में भी बताया गया है। तो नावों के मॉडल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल, वहाँ से नावों के मॉडल हमें मिले हैं। अब बात करें विशेष की। क्या बात एक विशेष है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, जबकि लोथल ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसे घर मिले हैं जहाँ मुख्य दरवाजे की तरफ मिलते हैं। तो हम आपको इस बात के बारे में समझाते हैं, कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लो कि ये एक रोड है, अर्थात ये 2 लेन रोड बना दिया हमने। अब इसके पास में क्या कुछ घर बने हुए हैं, जैसे ये मान लो इस रोड के साथ ये घर बने हुए हैं, इस रोड के साथ ये घर बने हुए हैं। जो प्राचीन सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें तकरीबन सभी घर कैसे बने हुए थे? उनके घर के जैसे गेट इस तरफ बने हुए हैं। सबके गेट क्या है? इस तरफ बने हुए, इस तरफ गेट बने हुए। ऐसा आप यदि वर्तमान में देखना चाहोगे तो आप चंडीगढ़ जाएंगे तो चंडीगढ़ में भी जितने भी घर बने हुए हैं तो मुख्य सड़क से दूसरी तरफ बने हुए हैं। लेकिन लोथल में क्या हुआ है? लोथल में इसका जस्ट उल्टा हुआ है। क्या हुआ है? इसका जस्ट उल्टा हुआ है, अर्थात कुछ घर जो है, कुछ घर के जो है जो इस तरफ बने हुए हैं, इस तरफ अर्थात जो मेन रोड की तरफ देखते हुए बने हुए हैं। तो ये पहला स्थल मिला हमें जिसके घर के इधर मिले हैं, मुख्य रोड की तरफ देखते हुए मिले हैं। तो हम देख सकते हैं इस चीज़ को कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल में क्या है? घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं और लोथल एकमात्र ऐसे घर मिले हैं जहाँ पे घर के दरवाजे कहाँ मिले? मुख्य मार्ग पर मिलते हैं। तो हमने लोथल के बारे में देख लिया। अगला स्थल की बात करते हैं। अगला स्थल हमारा धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में बात करते हैं। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1967 में जगरती जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जगरती जोशी के द्वारा धौलावीरा की खोज 1967 में की गई थी। धौलावीरा के उत्खनन की बात करें तो उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। धौलावीरा के उत्खनन की बात करें 1990 से 2005 के बीच में इसका उत्खनन किया गया था। धौलावीरा क्या है? गुजरात के कच्छ जिले के जो हमारे एक वन्य अभ्यारण्य है कच्छ मरुभूमि, वहाँ पे एक खादरबेट द्वीप है, वहाँ पे अर्थात धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में कच्छ जिले में एक अभ्यारण्य अपना कच्छ मरुभूमि, वहाँ पे एक खादरबेट द्वीप है, वहाँ पे। धौलावीरा का क्षेत्रफल की बात करें तो यह 120 एकड़ में फैला हुआ है, अर्थात ये 120 एकड़ का क्षेत्र है। धौलावीरा की बात करें तो यह हमारे मनसर जलधारा और मनहर जलधारा, इन दो जलधाराओं के बीच में, अर्थात धौलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं है। धौलावीरा क्या है? किसी भी नदी के किनारे नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसको यदि हम इस तरह बना के देखें कि जैसे कोई ये नदी जा रही थी, नदी से क्या है कि एक जलधारा इधर निकली, एक जलधारा इधर निकली, दोनों जलधाराओं के बीच में एक स्थान है, ये 120 एकड़ का बना हुआ है। अब इसको मनसर जलधारा कह सकते हैं, इसको मनहर जलधारा कह सकते हैं। तो ये बीच का स्थान कौन सा हमारा? ये हमारा धौलावीरा नाम का स्थल माना जा सकता है। अब बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा में क्या है कि जो शहर है इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। वैसे नॉर्मली जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है उनको 2 भागों में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ के स्थल है, शहर है, इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो हमारा दुर्ग होता है, किला, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा निम्न भाग होता है।
अर्थात ये हमारा निम्न भाग, ये मध्य भाग और ये दुर्गिया किला, ये हमारे धोलावीरा की एक विशेषताओं में से एक है। अर्थात धोलावीरा में ही जो शहर है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, नहीं तो वैसे 2 भागों में बांटा जाता है। इनमें तो क्या है, हमारे सामान्य जन रहते थे। निम्न भाग में अब तो क्या होता है कि हमारे सामान्य जन रहते हैं, और जो हमारे दुर्ग किले में जो विशेष लोग होते हैं, जैसे पुरोहित है, राजा है और खास मंत्री हैं, तो इस तरह के लोग रहते थे दुर्गिया किले में। लेकिन धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा को हाल ही में क्या किया है, भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अर्थात धोलावीरा स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, और वो भी कौन सा नंबर का, 40वें नंबर का। अब इससे पहले 39वां कौन सा था, 39वां हमारा तेलंगाना का जो रामाप्पा मंदिर था, इससे पहले इसको किया गया था, और उसके बाद किसको किया गया, धोलावीरा को किया गया। अब बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। धोलावीरा से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है। एक हमारे 16 कृत्रिम जलाशय मिले हमें, एक सूचना पट मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य में बन के रिंग्स मतलब अंगूठियाँ, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की सील, सोने के आभूषण ये मिले, और चांदी के आभूषण मिले। तो इस तरह में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृत्रिम जलाशय की, अर्थात जो कृत्रिम पानी का स्टोर करने की जगह है उसे जलाशय कहेंगे। तो क्या मिला धोलावीरा से, 16 कृत्रिम जलाशय मिले, जैसा कि आप जलाशय को देख सकते हैं। जलाशय को ध्यान से देखेंगे, मिनट, जलाशय को देखेंगे तो ये आपको इस तरह के जलाशय देखने को मिलते हैं, ये हमारे धोलावीरा से मिले। इसके बाद हम बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा से कृत्रिम जलाशय मिले, जिनका आकार देखें तो ये 23 फीट तो गहरे और 256 फीट लंबे। क्या है, 23 फीट तो गहरे और 256 फीट लंबे। 2014 की बात करें तो धोलावीरा से एक जलाशय मिला है जो 10 फीट गहरा है, 241 फीट लंबा है और 96 फीट चौड़ा है। अर्थात एक विशाल जलाशय हमें मिला था धोलावीरा से। इसके बाद सूचना पट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है धोलावीरा, वहाँ से हमें क्या मिला, एक सूचना पट मिला है, अर्थात साइन बोर्ड मिला है जिसमें कुछ दिशा निर्देश लिखे होते हैं। धोलावीरा से मिला जो सूचना पट है वो किससे बना हुआ, जिप्सम से बना हुआ। धोलावीरा से जो सूचना पट मिला है वो क्या किससे बना हुआ, जिप्सम पे बना है, और इसमें 10 अक्षर से एक प्रतीक, अर्थात 10 अक्षरों या प्रतीक चिन्हों वाला एक लकड़ी का बोर्ड है ये। तो आप ध्यान से देखेंगे, हम आपको ये चीज़ दिखा देंगे। 10 अक्षरों या प्रतीक चिन्ह वाला क्या लकड़ी का बोर्ड है। धोलावीरा से मिले लकड़ी के बोर्ड पर लिखे प्रत्येक अक्षर या प्रत्येक चिन्ह की ऊंचाई कितनी है, 37 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 27 सेंटीमीटर। तो आप ये अक्षर देख सकते हैं। और यदि आप इनको साफ साफ देखना चाहें तो हमारे ये वाले अक्षर थे जो आप देख सकते हैं, 10 के 10 अक्षर है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हमारे 10 अक्षर है। तो 10 अक्षर हमारे सूचना पट के ऊपर है, जो जिप्सम के बना हुआ है, उसके ऊपर लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर ये बने हुए थे, जिसकी ऊंचाई 37 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो हमारी 27 सेंटीमीटर थी। अब धोलावीरा से जो मेरा लकड़ी का बोर्ड है ये कितना है, 3 मीटर लंबा है। जो ये बोर्ड था ये 3 मीटर लंबा था। धोलावीरा से जो मिला सूचना पट है विश्व का सबसे पुराना सूचना पट माना जाता है, अर्थात इससे पुराना कोई भी साइन बोर्ड या सूचना पट हमें कहीं भी नहीं मिला है। अब बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा से हमें क्या मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, अर्थात खेलकूद के लिए स्थल, अर्थात स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, धोलावीरा से। मनकी की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है धोलावीरा, वहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने अर्थात मनके के साक्ष्य मिले। फिर रिंग्स की बात करें अर्थात अंगूठियों की, तो जो धोलावीरा के लोग हैं वो रिंग्स पहनते थे, अर्थात रिंग्स की सबूत मिले। मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धोलावीरा, वहाँ से मिट्टी के बर्तन भी मिले, अर्थात उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान था। एक टेराकोटा की सील की बात करें तो धोलावीरा से एक टेराकोटा की सील मिली है जो मिट्टी की बनी हुई है। सोने के आभूषण की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल धोलावीरा है, वहाँ से सोने के आभूषण मिले और चांदी के आभूषण भी हमें धोलावीरा से मिले। तो इस तरह हमने धोलावीरा के बारे में जानकारी ले ली कि धोलावीरा से हमें क्या क्या मिला है। आप स्क्रीन को रोककर इन चीज़ों को और ध्यान से पढ़ सकते हैं और वीडियो को बार बार देखकर इनका रिवीजन कर सकते हैं। अगले स्थल की बात करें हम, अगला स्थल है हमारा चंद्रदुड़ो। चंद्रदुड़ो की बात करें तो यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। उत्खनन की बात करें तो हमारे NG मजूमदार साहब और ये जिनको हम नानी गोपाल मजूमदार साहब भी कहते हैं, इनके द्वारा इनका उत्खनन किया गया। नानी गोपाल मजूमदार के लिए एक कहानी थी कि जब चंद्रदुड़ो का उत्खनन कर रहे थे
तो उनको वहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली। जब वो अपने घर की तरफ ये जा रहे थे तो उन जो चीज़ें मिली थी उनको वो सुरक्षित लेके जाना चाहते थे। रास्ते में उनको डाकू मिले, डाकू द्वारा उनको लूटा गया। लूट के दौरान उनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को बचाने के चक्कर में उनकी मृत्यु हो गई थी। नानू गोपाल मजूमदार या NG मजूमदार साहब है, इनकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? डाकू के द्वारा कर दी गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है चंद्रदुर्ग, अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, वहाँ पे ये पड़ता है। चंद्रदुर्ग की बात करें तो ये क्या थी? एक औद्योगिक नगरी थी। चंद्रदुर्ग क्या थी? एक औद्योगिक नगरी थी। चंद्रदुर्ग से हमें क्या क्या मिलता है? मनके बनाने का कारखाना, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछे करने के सबूत, अर्थात कुत्ता क्या कर रहा है? बिल्ली का पीछा कर रहा है। ऐसे चीज़ें हमें कहाँ से मिले? चंद्रदुर्ग से। लिपस्टिक के अवशेष वर्तमान में लड़कियों के द्वारा जो लगाई जाती है, ये मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही चली आ रही है। ये कार्नेलियन जो मनके होते हैं उनके अवशेष भी हमें वहीं से मिले हैं। जो कार्नेलियन मनके थे उनके अवशेष भी हमें वहीं से मिले हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में देखें तो मनके बनाने का कारखाना हमें चंद्रदुर्ग से मिला है। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के सबूत भी हमें चंद्रदुर्ग से मिले। लिपस्टिक के अवशेष में हमें क्या है? चंद्रदुर्ग से ही मिले हैं। कार्नेलियन मनके बनाने के अवशेष है, ये भी हमें चंद्रदुर्ग से मिले। तो इस तरह में आप याद कर सकते हैं चंद्रदुर्ग से हमें क्या क्या मिला है। फिर बात करें सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा की, तो सुरकोटड़ा की बात करें तो सुरकोटड़ा में ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये गुजरात के कच्छ जिले में। यहाँ से हमें क्या मिला है? घोड़े की हड्डियाँ मिली है। क्या मिली है हमें? यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली है। लेकिन एक बात आपको याद होनी चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, केवल हड्डियाँ ही मिली है। तो पता नहीं हड्डियाँ किसकी है, फिर घोड़े की है तो फिर कैसे नहीं है, लेकिन इतिहासकार हमसे बेहतर समझते हैं। तो हमें ये याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किसी प्रकार के घोड़े के अवशेष नहीं मिले। तो घोड़े की हड्डियाँ मिली है, लेकिन घोड़े के बारे में वो जानते नहीं थे। अगली हम सभ्यता के बारे में बात करें तो सभ्यता स्थल हमारा कुणाल। ये कुणाल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ये हमारे भारत के हरियाणा राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कुणाल से क्या मिले? चांदी के 2 मुकुट मिले। ये भी आप याद रख सकते हैं कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कुणाल, वहाँ से क्या लेपिस लेजुल के अवशेष भी मिले। किसके अवशेष मिले? लेपिस लेजुल के अवशेष मिले। कहाँ से? कुणाल से। लेपिस लेजुली क्या होता है? एक कीमती पत्थर होता है, वहाँ से मिला है। जैसा कि हमने देखा था प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद था महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ मैंने आपको बताया था आपको रथों के बारे में याद रखना। तो ये 3 रथ है, तो रथों के बारे में आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे रथों के लिए ही याद किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ रथों को। ये रथ आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको दिखा देते हैं। तो ये आपको देख लिया रथ, तो दैमाबाद है। ये भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अंदर है। कहाँ? अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ पे दैमाबाद नाम की एक जगह है, वहाँ से अवशेष मिले। अब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दैमाबाद है, वहाँ से हमें कांसे के 4 रथ मिले हैं। 3 की तस्वीर आपको दिखा दी है, तो ये चौथा रथ आप खुद सर्च कीजिएगा। इसके बाद आके अगला स्थल आता है रोजडी। ये रोजडी, तो रोजडी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ये गुजरात के सौराष्ट्र जिले में। और रोजडी की बात करें तो वहाँ से क्या मिलते हैं? हाथी के सबूत मिलते हैं। हाथी के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? रोजडी से। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है रोजडी। रोजडी से हमें किसके सबूत मिलते हैं? ग्राफिटी के अवशेष भी, या ग्राफिटी के सबूत भी मिलते हैं। कहाँ से? रोजडी से। एक स्थल हमारा रोपड़। एक स्थल कौन सा? रोपड़। तो रोपड़ की बात करें तो रोपड़ भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और ये हमारे पंजाब है ना भारत का, वहाँ के एक रोपड़ जिला है, वहाँ पे एक रूपनगर नाम की जगह है, वहाँ से हमें रोपड़ के अवशेष मिले हैं, अर्थात रोपड़ नाम की सभ्यता मिली है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया, अरे कुत्ते को दफनाया गया है, ये कौन सी जगह से हमें अवशेष मिले हैं? ये हमारे रोपड़ से मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये तो हमारा मनुष्य है और ये हमारा कुत्ता है। तो दोनों के अवशेष कहाँ से मिले? दोनों के अवशेष हमें रोपड़ से मिले। इसके बाद अगली सभ्यता की बात करें तो अगली सभ्यता हमारी है आमरी। कौन सी सभ्यता है? आमरी। आमरी की बात करें तो आमरी भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। आमरी पाकिस्तान के दादू जिले की जो सिंध प्रांत है ना, वहाँ का एक जगह है, वहाँ पे मिले हैं। आमरी से हमें क्या मिलते हैं? गेंडे के सबूत मिलते हैं। पशुपतिनाथ के मोहर में भी आप दाईं तरफ गेंडे का चिन्ह देख सकते थे। उसी प्रकार आमरी से हमें क्या? गेंडे के सबूत मिलते हैं, ये गेंडे के साक्ष्य मिलते हैं।
अब सब इस तरह हमने एक एक करके सभी सभ्यताओं के बारे में देखा। अब कुछ स्थलों को हम मान सकते हैं कि हड़प्पा से पुराने, खोजे तो हड़प्पा के गए थे, लेकिन कुछ जगह देखा तो हड़प्पा से भी पुराने सभ्यता में मिली। तो कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो कौन सी सभ्यता हड़प्पा से पुरानी में होती है, अर्थात प्राक हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं। प्राक हड़प्पा स्थल की बात करें तो हड़प्पा से पहले के स्थल कौन कौन से, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर कालीबंगा स्थल मिला है, बनावली है और राखीगढ़ी है। तो ये 3 स्थल है, ये हड़प्पा से भी पुराने माने जाते हैं। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा अर्थात काली चूड़ियाँ, तो ये भी क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल है। दूसरी हमारे बनावली या बनवाली, बनावली की बात करते हैं, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये हरियाणा में है भारत के। और यहाँ से हमें क्या मिला है, एक वॉश बेसिन मिला है, धावन पत्र मिला है, पात्र मिला है, जहाँ से बर्तन या कुछ न कुछ धोया जाता था। तो ये कहाँ मिला है, बनावली के अंदर। तीसरा राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हमारे कहाँ है, हरियाणा है भारत के अंदर। तो हरियाणा के अंदर हिसार नाम का जिला है, उस जिले के अंदर राखीगढ़ी नाम का स्थल है। तो ये 3 स्थलों को हम क्या मानते हैं, प्राक हड़प्पा अर्थात हड़प्पा से पहले का स्थल माने जाते हैं। फिर हड़प्पा के बाद के कौन कौन से स्थल हैं, तो हड़प्पा के बाद के स्थल हैं कौन कौन से, हमारे रोजडी और रंगपुर, ये 2 स्थल हमारे हड़प्पा के बाद के माने जाते हैं। रोजडी की बात करते हैं यह गुजरात के सौराष्ट्र जिले में, और रंगपुर की बात करें तो यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप पर है। रंगपुर कहाँ पे, हमारे गुजरात राज्य के काठियावाड़ प्रायद्वीप पर है। एक शब्द आता है हमारे कोटला निहंका, ये हमारे कहाँ रोपड़ है में रंगपुर की। तो भारत की विभाजन हुआ 1947 में, तो कोटला निहंका रोपड़ का हिस्सा, ये तो पाकिस्तान में चला गया, और रंगपुर भारत में चला गया। अर्थात कोटला निहंका रोपड़ रंगपुर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। फिर एक आता है जो हमने शोरतुगुई देखा था, शोरतुगुई ऑक्सस नदी किनारे जो अफगानिस्तान के अंदर था। तो ये शोरतुगुई और मुंडीकाक की बात करें तो शोरतुगुई मुंडीकाक की बात करें तो ये भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, और ये दोनों के दोनों शोरतुगुई और मुंडीकाक क्या अफगानिस्तान में है। अब कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो इस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सभी चीज़ों के बारे में जाना। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अर्थात विश्व में किस नाम से जानी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता को विशेष रूप से नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 भागों में बांटा जाता है, अर्थात एक तो पूर्वी भाग होता था और एक पश्चिमी भाग होता था। अर्थात जैसे एक तो ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग, लेकिन दोनों की खासियत थी, पूर्वी भाग तो नीचा होता था और पश्चिमी भाग ऊंचा होता था। पूर्वी भाग की बात करें तो ये पूर्वी भाग में आम जन रहते थे, अर्थात आवासीय भाग होता था। पश्चिमी भाग कैसा होता है, दुर्गीकृत, अर्थात एक ऊंचे टीले पर बना हुआ होता था। तो ये इस तरह देख सकते हैं, ये नॉर्मली इस तरह का होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के दोनों भाग, अर्थात दोनों निचला भाग और ऊंचा भाग, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी भाग, दोनों के दोनों 4 दीवारी में स्थित होते थे, अर्थात दोनों की तरफ चारों तरफ क्या होते, 4 दीवारी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोणों पे काटती थी, इस तरह से, जैसे एक सड़क है, एक सड़क है, एक सड़क है, ऐसे। इस तरह की जो हमारे जयपुर की जो नगरीय व्यवस्था थी, अर्थात जयपुर नगर की स्थापना की गई थी, उसको भी इसी आधार पे बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर क्या, ग्रिड पैटर्न पे बसा हुआ था। ग्रिड पैटर्न का अर्थ होता है शतरंज बोर्ड के समान, अर्थात शतरंज बोर्ड के समान। तो इस शतरंज की बोर्ड भी आप ग्रिड देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे कैसे खुलते थे, मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, लेकिन जो हमारा लोथल है वहाँ पे एकमात्र घर मिला है जहाँ के दरवाजे क्या मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। लेकिन हमने इसके अलावा कोई सा भी घर नहीं देखा जिसके दरवाजे कहाँ खुलते हो, मुख्य मार्ग की तरफ खुलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ एक घर में नॉर्मली सामने 3 से 4 कमरे होते थे, रसोई घर होता था और आंगन होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सीढ़ियों का भी ज्ञान था, अर्थात वे सीढ़ी के बारे में जानते थे, अर्थात फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ घरों में तो कुएं के साक्ष्य भी, कुएं के सबूत भी मिले। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था पाई जाती थी, और इसी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को याद किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए क्या होता था, मैनहोल होता था, जहाँ पे नालियों को साफ किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों को ईंटों से ढक के रखा जाता था, और लोग की बात करें तो कैसी ईंटें काम में लेते थे, पक्की ईंटों को काम में लिया जाता था। ईंटों का आकार देखें तो 1x2x3, अर्थात जिसमें कि हमारी एक तो चौड़ी, हमारी क्या है 2 लंबी और 3 इस तरह की ईंट होती थी।
तो एक ईंटों की बात करें, और ये कैसी होती थी, अलंकृत होती थी, अर्थात इनके ऊपर कुछ न कुछ बना हुआ होता था। तो ईंटों के बारे में हम देख लिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, अर्थात वहाँ राजा होता था, पुरोहित होता था, किस तरह की राजनीतिक स्थिति होती थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है उस समय कोई पुरोहित वर्ग होता होगा जो उस पर शासन करता होगा। अब सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो वहाँ क्या है, मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि माताओं को या महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाता था। इसलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। यहाँ पे बड़ी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। क्या समाज कैसा था, शांति प्रिय समाज था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से किसी प्रकार के हथियार नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष और महिलाएं श्रृंगार करते थे, अर्थात जवाहरात पहनते थे। यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। और खेल की बात करें तो इनका खेल कैसा था, इनका प्रिय खेल था मुर्गों की लड़ाइयाँ कराना और शतरंज का खेल करना। वैसे आप याद भी कर सकते हैं, मुर्गा कहाँ का प्रसिद्ध है, हमारे मुर्गा हमारा माउंट आबू का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो मुर्गों की लड़ाइयाँ और शतरंज का खेल सिंधु घाटी सभ्यता का है ना, शतरंज का खेल और मुर्गों की लड़ाइयाँ यहाँ का प्रसिद्ध खेल माना जाता है। फिर अंतिम संस्कार की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ थी, अर्थात वैसे दुनिया में 3 ही होती है। पहला होता है पूर्व शवाधान, दूसरा होता है आंशिक शवाधान और तीसरा होता है दाह संस्कार। पूर्व शवाधान की बात करते हैं तो व्यक्ति के साथ साथ क्या करते हैं, जो उसकी जो वस्तुएं होती है दैनिक रूप से काम में लेने वाली, उन वस्तुओं को भी साथ में दफना दिया जाता है। जैसे कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें जो व्यक्ति था उसके साथ जो मटके और उसके काम में ली जाने वाली वस्तुएं थी उनको भी दफनाया जाता था। आंशिक शवाधान में क्या है, शरीर के कुछ भागों को नष्ट कर दिया जाता था, नष्ट होने के बाद उसे दफनाया जाता था। और फिर दाह संस्कार तो आप वर्तमान में देख सकते हैं, जलाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल, वहाँ से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों को साथ साथ दफनाया गया, ऐसे सबूत मिले। अर्थात यदि पति पत्नी को यदि एक साथ दफनाया जाता था तो इसे क्या कहते हैं, युग्मित समाधान कहते हैं। फिर आर्थिक स्थिति की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था, अर्थात जरूरत से ज़्यादा उत्पादन होता था। और बात करें क्या क्या उत्पादन करते थे, गेहूं, सरसों, चना, मटर, खजूर, तरबूज, तिल, जौ, ये सब फसलें उगाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था। केवल एक लोथल नाम की जगह है, वहाँ से हमें चावल और बाजरे के अवशेष या सबूत मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है रंगपुर, गुजरात में, जहाँ से चावल की भस्सी भी मिली। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है शोरतुगी, अफगानिस्तान, वहाँ से हमें क्या मिले, नहरों के सबूत मिले। क्या मिले हमें, नहरों के सबूत मिले। अफगानिस्तान नहर से हमें क्या मिले, नहरों के सबूत मिले। फिर हमारे धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से हमें क्या मिले, जलाशय के साक्ष्य, जलाशय के सबूत मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु क्या क्या माना जाता है, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, सूअर, इस तरह के पशुओं को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु माना जाता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊंट, घोड़े और हाथी इनके बारे में जानते नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे, ऐसा नहीं है कि वो विदेशी व्यापार नहीं करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता की सील मिली हमें। सिंधु घाटी सभ्यता में दिलमुन और माकन इनके बीच में व्यापार होता था। दिलमुन जो वर्तमान बहरीन है, माकन मतलब ओमान। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, वस्तु विनिमय, अर्थात एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी, इस तरह होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोने चांदी का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, अर्थात लोहे के बारे में जानकारी वैदिक काल में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बालाकोट से शंख उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। क्या है, बालाकोट से क्या होता है, शंख उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। फिर शुरुआत में हमने सारगोना अभिलेख के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में पता चलता था। सारगोना अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, मेलुहा सभ्यता। और मेलुहा का अर्थ क्या होता है, नाविकों का देश, अर्थात जहाँ नाविक रहते हैं। अर्थात हमने जो लोथल नाम का स्थल देखा है, लोथल नाम के स्थल से हमें नावों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सारगोना अभिलेख के अनुसार मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात मेलुहा नाम की जगह लोथल, वहाँ पे क्या है,
खाजा पक्षी अर्थात मोर मिलते हैं। सार्वजनिक अभिलेख में कपास को क्या कहा जाता है? सिंडन कहा जाता है। कपास की खेती विश्व में सबसे पहले कहाँ मानी जाती है? भारत में मानी जाती है कि कपास की खेती सबसे पहले भारत में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक स्थिति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद को मानते थे, अर्थात बहुत सारे देवताओं को मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष और महिलाएं दोनों देवताओं की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशु और पक्षी दोनों की पूजा करते थे। यहाँ पर लिंग पूजा और योनि पूजा में भी विश्वास किया जाता था। यहाँ के लोग जल और प्रकृति की पूजा साथ साथ किया करते थे। लोग शाश्वत आत्मा में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म इनमें भी विश्वास रखते थे। तो इस तरह हमने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बात करें तो ये अंधविश्वास को मानते थे, पशु बलि देते थे। कालीबंगा से तो हमें हवन कुंड भी मिलते हैं जहाँ से हमें पता चलता है उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ध्यान और योग का ज्ञान था, अर्थात वो ध्यान और योग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो मोहनजोदड़ो, वहाँ से हमें एक मोहर मिली है जहाँ पे प्रोटोशिवा या आद्य शिवा का चित्र मिलता है, जो हमने पशुपतिनाथ की देखी थी। सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है उस पर जो आद्य शिवा मिला है, इसी को उन्होंने क्या कहा? पशुपतिनाथ कहा है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो वो जिस लिपि के अंदर चर्चा किया करते थे, बातचीत किया करते थे, वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन उनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को की जो लिपि थी उसको गोमूत्राक्षर लिपि या हलासर लिपि भी कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो भाव है चित्रात्मक लिपि में 375 से लेके 400 भावी चित्र माने जाते हैं। अतः जब उनकी लिपि के बारे में पता किया गया तो उनके अक्षरों को देखा गया, अतः चित्र कितने प्रकार के थे? 375 से लेके 400 भाव चित्रात्मक शब्द थे। लेकिन अभी तक उन चित्रों को या उनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ये तो आपने देखा होगा भाव चित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती? पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्योंकि हम कैसे लिखते? पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह लिखते हैं। तो भाव चित्रात्मक लिपि इस तरह से लिखी गई है। तो अब बात करते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरे और मूर्तियाँ मिली उनके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ और मोहरों के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से 3 तरह के मोहरे या मूर्तियाँ मिली है। धातु की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, सिलकड़ी की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ जो टेराकोटा की मूर्तियाँ वो मिली है। धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति और मिट्टी की मूर्तियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो, वहाँ से धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो आपने शुरू में देख ली है। मोहनजोदड़ो से हमारे धातु की वृषभ की मूर्ति या बैल की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें 4 रथ मिले जो आप उनमें 3 रथों को देख लिया था। मोहनजोदड़ो से पत्थर के पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है जो सेलकड़ी के पत्थर से बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से टेराकोटा की जो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादातर मोहरें कैसी मिली है? सेलकड़ी के पत्थर की बनी हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की ज़्यादातर मोहरें कैसी है? चौकोर हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की ज़्यादातर मोहरें कैसी है? चौकोर। मोहरों वस्तुओं की गुणवत्ता और स्वामित्व के द्योतक हुआ करती थी, अर्थात पता लगाया जाता था जिन चीज़ों पर मोहरें लगी होती थी उनकी गुणवत्ता और स्वामित्व किसका था। अब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा लेखयुक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है। जैसे हमारे एक मोहर है वो एक सिंगा का चित्र मिला है, एक मोहर है जिस पर कुबड़ वाले सांड का चित्र मिला है। तो इस तरह हमारी लेखयुक्त मोहरें भी मिली। तो इस तरह हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गई, अर्थात एक समय के बाद इसका पतन हुआ। इसके क्या कारण थे? हमारे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर और पिगट साहब, इन तीनों ये मानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसकी वजह से? आर्यों के आक्रमण की वजह से। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांतिप्रिय समाज था, उनके पास हथियार नहीं होते थे। तो जब आर्यों ने आक्रमण किया, क्योंकि आर्यों को लोहे का ज्ञान था, तो उस आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। श्री रंगनाथ राव, एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल और मैके मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन था बाढ़, अर्थात सिंधु नदी में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ की वजह से सभी विस्थापित हो गए। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन था प्रशासनिक शिथिलता, अर्थात प्रशासनिक लोग ना शिथिल थे, अर्थात नाकारा साबित हुए, इसलिए सभ्यता खत्म हो गई। U.R. कैनेडी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ प्राकृतिक आपदा की वजह से, अर्थात जो भूकंप आ गए या बाढ़ आ गई या कोई ऐसी अकाल पड़ गया, तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अमलानंद घोष साहब कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है जलवायु परिवर्तन। माधव
स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नदियों के रुख बदलने की वजह से हुआ। लेकिन हम ये माने निष्कर्ष के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी है कि कोई भी एक कारण इनके पतन का जिम्मेदार नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार रहे होंगे। तो इस तरह हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सभी चीज़ें जानने का प्रयास किया, जिसमें उनकी धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सभी स्थल के बारे में देखा, चित्रों के माध्यम से उनको समझने का प्रयास किया। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा उद्देश्य वर्तमान में यह है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी बच्चों को प्रदान करना। नहीं तो ये वीडियो कम से कम 5 से 6 घंटे में बनना चाहिए था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि बच्चों को कम से कम समय में अच्छी जानकारी और बेहतर जानकारी कम से कम समय में मिले। धन्यवाद।